औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ हसन वड़ाइच आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। हमारा जो ग्लोबल रिव्यू का प्रोग्राम है उसके ये अगला एपिसोड है और हस्बे मूड डॉक्टर बिशारत हसन साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट हैं और इनके साथ आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इनसे हम सवाल करेंगे। आज बेसिकली जो है, आपने देखा होगा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो है वो एक तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट का इलेक्शन है जो कल हो रहा है। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं कि कौन यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीतेगा, जो पीडीएम का जो हैं वो उनके जॉइंट आप कह लें कैंडिडेट सैनेट, या फिर गवर्नमेंट के जो जिसने गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ये सादिक संजरानी साहब जो सिटिंग चेयरमैन सैनेट हैं, वो जीतेंगे। इसी तरह फिर डिप्टी चेयरमैन के बारे में आपने देखा कि नाम उनका तो आ गया है, गफूर हैदरी साहब का, जो कि पीडीएम के उम्मीदवार हैं और जेयूआईएफ से उनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान से वो इलेक्ट होकर आए हैं सेनेट के अंदर। और गवर्नमेंट की तरफ से जो है आज शाम को बल्कि पीटीआई की तरफ से भी आ गया है नाम। जी, पीटीआई की तरफ से भी डिप्टी चेयरमैन का नाम आ गया है। अच्छा, वो कौन से? वो अफरीदी साहब हैं जो कि फाटा से, फॉर्मर फाटा से ताल्लुक है जिनका। ऐड कर दिया, अच्छी बात है। इसके अंदर डिप्टी चेयरमैन जो है उसका जो उम्मीदवार जिसका ऐलान होने वाला था पीटीआई की तरफ से, तो डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि वो नाम भी आ गया है। तो ये एक सिचुएशन है और अब ये एक्चुअली एक टेस्ट बना हुआ है इस वक्त। जो सेनेट का इलेक्शन कल होना है, चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, इसके बेस पे आगे फैसला होना है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाती या नहीं कर पाती, और पीडीएम जो है कितना फोर फ्रंट पे आके खेलती है। अगर तो उनका कैंडिडेट जो पीडीएम का जीत जाता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के जो टाइम बच गया है पीटीआई के पास, वो शायद पूरा कर जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि हालात जो है बड़े टाइट हो जाएंगे और पीडीएम खुल के खेलेगी फिर। क्योंकि उनको एक अभी भी आप देख लें कि उनको कई मुकाम, कई फ्रंट्स के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। जैसे आपने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो कल उनकी एक पिटीशन थी, गिलानी का जो नोटिफिकेशन का था उसको वो सस्पेंड करवाना चाह रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो इस लिहाज से और फिर तारीख डाल दी मेरा ख्याल 20 जो है मार्च की। इसका मतलब कि 20 मार्च तो ज़ाहिर बात है कि फिर निकल गया ना सारा कुछ। इलेक्शन भी हो गया चेयरमैन का और सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर पता नहीं कब इसका फैसला होगा। इस इलेक्शन पिटीशन का आपको पता टाइम भी बड़ा लग जाता है। तो वहाँ भी उनको नाकामी हुई। फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ भी उन्होंने पिटीशन फाइल की है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन के साथ उसको डिस्पोज कर दिया, डिसमिस कर दिया इनकी पिटीशन को, कि जी आप ऑलरेडी वहाँ पे गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो इस वक्त हम इस स्टेज पे आपकी ये पिटीशन जो है नहीं सुन सकते। और बाकी जो रिमार्क्स भी दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, आपने वो भी सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप ये पॉलिटिकल मैटर जो है वो पॉलिटिकल फोरम्स पे ही ले जाया करें तो बेहतर है। ये उन्होंने वैसे ऑब्जर्वेशन दी है। तो अदलिया जो है वो बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल जा रही है, मैं जो देख रहा हूँ। बिल्कुल ना वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है और ना ही वो पीडीएम को कर रही है, वो न्यूट्रल जा रहे हैं। करूँगा डॉक्टर साहब, आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हस्बे में टाइम दिया हमें, और व्यूअर्स जो है उनके लिए आपने अपनी जो एनालिसिस है उसके लिए आपने टाइम स्पेयर किया। ये जो कल का इलेक्शन होने वाला है, इसमें क्या आप देखते हैं, क्या होने जा रहा है? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं पीटीआई वाले कि कुछ मामलात उनके हक में नहीं जा रहे। मैं इनको एक पैगाम देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि जिस तरीके से इनकी भागदौड़ नजर आ रही है पीटीआई वालों की, और इनके चेहरे से कुछ परेशानी आया है, तो मैं एक पैगाम देना चाहूँगा पीटीआई के तमाम जो है इस वक्त अरकान को, और उनके कर्ता धर्ता जो हैं जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन के लिए कि उनका उम्मीदवार जो है वो जीते, कि आपने घबराना नहीं है। घबरा गए अगर आप, तो फिर आप ये इलेक्शन हार सकते हैं। यही मैं इमरान खान साहब से भी कहना चाहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। देखें, अगर ये घबराने का वक्त नहीं है, आपने काम अगर किया है अच्छा, आपने लोगों को खुश रखा है, तो आप आराम से जीत जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आ, आपके जो लोग हैं वो घबरा गए हैं। उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं जो कि उनको नहीं देने चाहिए थे टेलीविज़न पर,
उन्होंने ये कहा है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जैसे इस जैसे इलेक्शन। वजीर वजीर इत्तलात और नशरियात का बयान शुरू में आया, बिल्कुल सही। जी, तो वो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमारे दोस्त हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जी 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 लेकिन ये है कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई, बाद में उन्होंने इसकी तरदीद भी की है। जी जी लेकिन ये है कि हर हरबा इस्तेमाल करने का मकसद जो है वो ये हो सकता है कि जितनी भी मतलब तरीके का, मैं नाम नहीं लूंगा किस तरीके से ये लोग इसको करते हैं, लेकिन ये कि इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे कि कोई जो है इनकी पार्टी का आदमी वो दूसरी तरफ वोट ना दे सके। जी। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि इनके पास कितने वोट्स हैं और हाँ। अपोजिशन के पास कितने वोट्स हैं। जी जी देखिए, इनके पास है 48 वोट्स जी जी और जी अपोजिशन के पास है 52। इनको चाहिए 51 वोट्स जीतने के लिए। जी जी अब ये है कि इनको भी कुछ लोग तोड़ने हैं अपोजिशन से, क्योंकि अगर उनसे ना टूटे, दो कम से कम इनको चाहिए। जी जी दो अपोजिशन के वोट जब इनके पास आ जाते हैं तो फिर इनकी जो है तादाद बढ़ जाएगी, बल्कि 3 चाहिए इनको। तो जी ये क्या कर सकेंगे, उसके लिए इनको भी वही हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि अपोजिशन कर रही है। जी तो एक बहुत ही जो है कांटेदार मुकाबला है। जी दोनों तरफ फैसला हो सकता है, पीटीआई भी जीत सकती है और अपोजिशन भी जीत सकती है। कल देखेंगे, लेकिन यह है कि जो अददी बढ़तरी है इस वक्त वो अपोजिशन के पास है। जी इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आता है। कल देखते हैं कि क्या होता है। जहां तक ताल्लुक है कि अ, इसके बाद क्या होगा, देखिए, और ये लोग अपना अगर हार गए, सपोज डॉक्टर पीटीआई साहब, इसकी तरफ वाले। मैं बाद में आता हूँ, इसके तो बाद में आता हूँ। इसमें मैं थोड़ा एक कमेंट्स देना चाहूँगा कि सादिक संजरानी जो है, आपको पता है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ही बिलोंग्स टू बलूचिस्तान। इस वक्त अगर हम देखें ना, अपने जितने भी हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो फेडरेशन हो, किसी भी जगह पे जो बलूचिस्तान है उसको खातर खा रिप्रेजेंटेशन उस तक ही नहीं मिली हुई। आप देखिए कि इस वक्त जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं वो केपीके से हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिंध से हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब से हैं। तो जो असल देखा जाए तो सैंड का जो चेयरमैन है, अगर बलूचिस्तान से आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि बड़ा बैलेंस करेगा इस चीज़ को। जो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है बलूचिस्तान की, उसके उसमें कमी आ सकती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि सादिक संजरानी की अपनी जो शख्सियत है वो नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने एज चेयरमैन सैंड जब उन्होंने किया है, अपने रोल प्ले किया है, तो उसके अंदर कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी या उस तरह कोई एडवर्स जो है कोई चीज़ सामने आई नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं आया। साफ सुथरी उन्होंने एज 3 साल तक उन्होंने शिप की है सैनेट की। तो ये एज भी उनको जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान से सैनेटर्स हैं उनको थोड़ा बहुत ये फीलिंग, आपने देखा कि बड़ी नेशनलिस्ट अप्रोच होती है आमतौर पर ना बलूचिस्तान के लोगों की, और इवन केपी के लोगों की भी। तो बलूचिस्तान के जो वोटर्स हैं यानी सैनेटर्स हैं, वो यकीनन उनके ज़हन में ये ज़रूर आएगा कि सादिक संजरानी का मतलब ये है कि बलूचिस्तान का एक बंदा वहाँ बैठा होगा एज चेयरमैन। अगर यूसुफजई गिलानी आ जाते तो वो पंजाब से फिर आ गए, पंजाब से पहले प्राइम मिनिस्टर भी है और भी बड़े कुछ ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक पहलू भी हमें मेरा ख्याल ज़हन में रखना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात जो है ना जी, थियोरेटिकली तो बिल्कुल सही है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है और ये यहाँ की सियासत है, और स्पेशली सेनेट का जो इलेक्शन होता जी है उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चमक है उसकी बहुत वैल्यू होती है। जी जी तो जो चमक है वो अपना रोल प्ले करती है, और उसके जब चमक सामने नजर आ रही हो किसी चीज की, तो हम्म, फिर ये है कि ये सारी बातें जो हैं कि जो सूबे को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसमें पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए जिन्होंने काम किया हो, जो काम करना जानते हो, जिसमें सलाहियत हो, जी जो कि आगे मुल्क को कुछ दे सकें, अपने सूबे को कुछ दे सकें, अपने अवाम को कुछ दे सकें। जी जो मैनिफेस्टो है पीटीआई का, उसके ऊपर अमल करके जितने उन्होंने नुकात रखे हैं उस पर काम कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अफसोस ये है कि इसमें सिर्फ जाती मफाद देखा जाता है हर एक का। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि 70-70 करोड़ रुपए लगे हैं। जी जी तो जहां इतनी बड़ी चमक हो, इतनी बड़ी हाँ, चमक हो, जाहिर बात। वहां ये चीजें जो है ना जी, ये सानवी हैसियत रखती हैं हाँ, पर्सनल मुफाद आगे कि आता है। मुल्क की बेहतरी में क्या होना चाहिए, सूबे की जी जी, बेहतरी में क्या होना चाहिए। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता बड़े है, अफसोस की बात है। बट दिस इज ग्राउंड रियलिटी। लेकिन ऐसा ही होता है हमेशा। अब दूसरी एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये इलेक्शन जो है ये तो होना है जिसमें कि वोट डालना है सेनेटर्स ने, जी लेकिन जी इसके बाद
इसके बाद जो बड़ा इम्तहान आएगा पीटीआई, सपोज कल जीत भी जाते हैं, तो जी आप फरमा रहे थे कि जीतने के बाद क्या ये अपने और बाकी मदद पूरी कर जी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और हार जाते हैं तो क्या इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सेनेट के इलेक्शन को जीतने या ना जीतने से इनके रहने 2-2.5 साल और या ना रहने पे फर्क इस तरह नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से फर्क जी। पड़ेगा जो आने वाले अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात हैं बदियाती पंजाब इलेक्शन में, पंजाब जो में कि जी 8 अप्रैल को आने हैं, 8 अप्रैल को होने हैं। और उसका शेड्यूल दिया जा चुका है, इन्होंने खुद दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है जाके सुप्रीम कोर्ट में। 8 अप्रैल को जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे, एक एक हल्के पे एक कांटेदार मुकाबला होगा, और जी उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें हमारे जो इदारे हैं उनको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। लेकिन जी उस पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन से ये फैसला हो जाएगा कि इसमें जो पिछले 2.5 साल में इन लोगों ने जो एक महंगाई में इस तरीके से इजाफा किया है कि गरीब और जो मिडिल क्लास मुतवसत तबका है वो बुरी तरह पिस कर रह गया है। जी, वो फिर इनसे किस तरीके से इंतकाम लेता है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल जान कर रहा हूँ कि इंतकाम लेगा वो, बिल्कुल सही। क्योंकि वो बताएगा कि हमारी जिंदगियों से तुमने खेला है, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते, हम उनकी फीसें नहीं भर सकते, हम उनको जो है प्रोटीन नहीं दे सकते, हर चीज आपने इतनी महंगी कर दी। आटा जो कि मुशर्रफ जिस दिन गया है उस दिन 13 रुपए किलो था, रोटी 2 रुपए की थी। अब तुम लोगों ने वही आटा जो है 70-75 रुपए किलो बिक रहा है, और रोटी और नान जो है 15 से 20 रुपए किलो का एक बिक रहा है, जी मिल रहा है मार्केट में। तुम लोगों ने चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, अंडे जो है वो दोबारा 180 रुपए दर्जन मिल रहे हैं जी इस्लामाबाद में। इसी तरीके से जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं खाने पीने की, वो ही तुमने इतनी महंगी कर दी, और उसके बाद इतने टैक्सेस लगा दिए कि जिससे जी जी। आम आदमी की जिंदगी जो है वो दूभर हो चुकी है। वो इनको जो है डिसाइड करेगा 8 जी अप्रैल का बल्दियाती बाकी का जो इलेक्शन, टर्नओवर है कि इनका इन्होंने आगे रहना या नहीं रहना। और बिल्कुल ठीक। इससे इनको भी पता चल जाएगा कि हवा का रुख क्या है, क्योंकि ये तो ये समझ रहे हैं ना कि जिस तरीके से एक बहुत खूबसूरत लड़का होता है और उसको जो जी है जब वो बाहर निकलता है तमाम खवातीन उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं, वो जी चाहे उनको किस तरह धुतकारे, कुछ भी करे, उनके साथ कैसा भी और सलूक करे, साथ चिपटे रहती हैं तो बिल्कुल फिर सही। भी उसको चाहती रहती हैं। वो चाहती रहती हैं क्योंकि वो जो है उसकी उस जात से उनको, खूबसूरती से उनको मतलब होता है, और जी जिस तरह वो बुरा बर्ताव उनके साथ करता है वो उसको दरगुजर कर देती हैं। तो जी जी ये अवाम को अगर ऐसे समझेंगे कि ये भी वो औरतें हैं जो कि हम कुछ भी करते रहें और हमें हमारी वो पजीराई करेंगी, हमारी जी तारीफ करेंगी, तो ऐसा नहीं होने लगा। ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत ही इनको बुरा सबक मिलने वाला है बल्दियाती जी इलेक्शंस में। और मैं समझता हूँ इनकी कोशिश पूरी ये होगी कि ये इलेक्शन ना हो, इस तरीके से बिल्कुल 2.5 साल इन्होंने नहीं होने दिए, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये डेट दी गई है, पूछने पर कि क्यों नहीं कराए। अगर वो हो जाते हैं इलेक्शंस और उसके लेकिन बाद मेरा ख्याल जुलाई है डॉक्टर साहब इसमें जो कोविड की जो इस वक्त सिचुएशन है कोविड-19 की जिससे इंक्रीज हो रहा है उसकी उसकी बेस पे मेरा ख्याल पोस्टपोन किया जा सकता है ये इलेक्शन जो है जैसे देखें, ये तलीमी बड़ी इदारे बंद कर दिए बदकिस्मती गए हैं। होगी, पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर बल्दियाती इंतखाबात और पोस्टपोन किए गए, जी जी तो बात यह है कि इनको कभी ना कभी तो अवाम के सामने जाना है ना। अभी जी पोस्टपोन कर देंगे, 6 महीने बाद जाना पड़ेगा, जी लेकिन अवाम के सामने जब भी ये गए तो फिर इनको इनका घबराना बनेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसको आगे बात को बढ़ाते हैं। ये पिछले दिनों आपने देखा कि आईएमएफ की शराइत के बारे में सुना कि ये उसको मनवन तस्लीम करने लगे हैं उस प्रोग्राम के अंदर और उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगे हैं। स्टेट बैंक उसको ज़्यादा ऑटोनमस कर रहे हैं, ज़्यादा ऑटोनमी दे रहे हैं, ज़्यादा अख्तियारात बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप वो जो जो टैक्सेस हैं उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस थी जो ओवर द पीरियड आपने देखा कि कई वजूहात की वजह से दी जाती थी, कोई एहसान नहीं होता था बल्कि उसका कोई ना कोई मेरिट होता था, कोई वजह होती थी, उस उनको भी विड्रा कर रहे हैं। तो इनके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? ये दो एरियाज मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़े अच्छे सवालात किए दोनों। इसका हमारी इकोनॉमी पे और हमारी जो है इंडस्ट्री पे और जी हमारी एक्सपोर्ट्स पे बहुत गहरा असर होगा। तो एक एक करके मैं इन दोनों सवालात का जवाब देता हूँ। जी पहली बात जो है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसको बिल्कुल जो है खुद मुख्तार कर दिया जाए। इसको ये भी यहाँ तक कहा जा रहा है, जो बिल आ रहा है उसमें, कि नैब के पास भी कोई नहीं जाएगा इसका केस, हाँ कि हाँ अगर कुछ भी कर नैब दें, गवर्नर कुछ डिप्टी भी अगर गवर्नर प्रोटेक्शन होगी, बल्कि अगर साबिक को करप्शन भी प्रोटेक्शन होगी। जी बल्कि करप्शन भी साबिक करते गवर्नर हैं, कुछ भी होता है। साबिक हाँ गवर्नर साबिक डिप्टी गवर्नर को प्रोटेक्शन होगी इवन। जी,
तो अगर ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी करते हैं, अगर करप्शन भी होती है, तो वो भी केस नैब के पास नहीं जाएगा। मैं इसमें मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जी। दूसरी ये है कि आप उसको 5 साल कर देंगे, उसका जो हाँ, है उसके टेन्योर जो गवर्नर है का जी, टेन्योर जो है वो 5 साल कर देंगे, 3 साल से बढ़ाकर। अब ये है कि आप उसको एक ऐसा सरबराह बना रहे हैं, एक ऐसे इदारे का जो कि ना नैब को जवाबदेह होगा और ना जी, आप उसको को ज़्यादा पूछ सकेंगे। सिर्फ ये है कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। तो जी, अगर पार्लियामेंट के लोग, जैसे कि आपने पिछले 40 साल में देखा है कि वो जो पावरफुल होते हैं वो लोग मैनेज करके अपना बंदा ही लगाते हैं, जी, जो चेयरमैन होता है, तो वो अगर लग जाएगा और आगे उन्हीं को जवाबदेह सिर्फ रह जाएगा जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो और किसी को जवाबदेह नहीं होगा। और फिर 5 साल तक वो रहेगा भी, उसका टेन्योर होगा, वो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसे हटा भी कोई नहीं सकेगा। अपनी जी, मर्जी की पॉलिसीज लाएगा और बहुत सख्त पॉलिसीज इस तरह की लाएगा कि जिससे देखें, ये इस तरह के काम पहले किए जा चुके हैं वर्ल्ड बैंक के कहने पे और दूसरे जी, इदारों के कहने पे। आपने वापडा को ख़त्म किया, वापडा को ख़त्म करके इतनी डिस्कोस बनाई आप ये कि जी प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए। वापडा ने किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट की थी आपके एनर्जी सेक्टर की, किस तरीके से जो वापडा के लगाए हुए प्लांट्स हैं वो सिर्फ आपको 75 पैसे का यूनिट देते थे, जबकि ये जब आईपीपी के पास चला गया तो वो यूनिट जो है आपका कॉस्ट 18 से बढ़ गई, लेके 24 रुपए का हो गया। आग कॉस्ट लगी ना, और आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, तो जी, इसी तरह उनके कहने पे ये स्टेट बैंक के साथ करने लगे हैं उसको। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, और बहुत उसके पास इख्तियारात हैं, और वो जो है बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनको जो है एडवाइस जी, देता जी, रहता है। और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है बाहर के इदारों जी, की तरफ से भी। जी, जी, लेकिन अगर आप उसको इतना सख्त बना देंगे जैसा जापान में है, तो फिर जापान जैसी जो है ना, यहाँ पे इकोनॉमी भी लेकर आए, यहाँ जापान जैसे हालात भी लाएं, यहाँ जापान जैसी खुशहाली भी लाएं, तो लेकिन आप सख्त करते चले जाएंगे तो वही असर होगा जो कि वापडा का हुआ, या वापडा को ख़त्म करने से जी, एनर्जी सेक्टर का हुआ। तो जी, जी, एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आगे देखें, इस पे बहस होनी चाहिए, बाकायदा आना चाहिए, ये बिल आएगा, उसमें पार्लियामेंट में बहस होगी। लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या आईक्यू लेवल है, उनकी क्या एजुकेशन जी, लेवल है, किस तरीके से उसे बात करते हैं, क्योंकि जब पार्टी सिस्टम होता है तो इंडिविजुअल अगर बहुत पढ़ा लिखा भी है, एक और एमएनए पार्टी को फॉलो या एक करेगा, सेनेटर, तो वो जो पार्टी उसे कहती है वो उसी को फॉलो करता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कोई जी, अपनी राय नहीं होती, कोई वो जी, सोच समझ, अपनी जो सोच समझ बूझ है वो इस्तेमाल नहीं करता। तो इस पर क्या होता है, ये आईएमएफ के कहने पर ये देखते हैं। फिर वो जो आईएमएफ की पॉलिसीज होंगी वो स्टेट बैंक का गवर्नर जो है सिर्फ उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर उसको कोई जी, पूछ भी नहीं सकेगा, नैब बिल्कुल तक उसको पूछ नहीं सकेगा। तो ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर मेरे, नंबर वन। दूसरा जो आपने फरमाया कि बहुत सारे जो सब्सिडीज और टैक्स रिबेट स्पेशली जी, जी, दिए जाते रहे हैं, दिए जाते हैं आजकल भी इंडस्ट्री को जी, जी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो जो है ख़त्म करने का कहा है आईएमएफ ने, और वो ख़त्म हुकूमत कर रही है। जी, जी, इससे ये होगा कि देखें, बहुत कुछ जगह तो सही भी हो सकता है कि आपको ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि ये एक बदकिस्मती बड़ी है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जी, वो कितनी भी सब्सिडीज उसको दे दी जाएं, कितनी भी टैक्स रिबेट्स उसको दे दिए जाएं, जी, जी, लेकिन वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता उसके फायदे का। वो जो आवाम नीचे तक नहीं पहुंचती बात, वाला मजदूर है, जो अवाम है, उन तक एक पैसे का फायदा नहीं पहुंचता। अच्छा, और नुकसान कैसे होता है अवाम का? आप इंडस्ट्री पे टैक्स लगा देते हैं। फर्ज किया, एक ये मेरे पास एक टेलीफोन है, जी, ये जी, इसकी 1,000 रुपए कीमत है, इसके जी, ऊपर आप कहते हैं कि जी 500 रुपए या 5,000 रुपए टैक्स होगा। जी, अब ये टैक्स जो है वो कंपनी वाली जो है वो इस 1,000 रुपए वाले फोन की अगर 500 रुपए टैक्स लगाते हैं, उसे कीमत 1,500 कर देगी। बिल्कुल उसने ठीक, अपनी जेब से टैक्स नहीं देना, वो जी, टैक्स मैंने और आपने देना है। जी, आप बिल्कुल, इंडस्ट्री पे कितने टैक्सेस लगाते जाएं, वो कितने टैक्सेस आवाम के लगाते पास जाएं, वो उसने देना, वो तो अवाम ने देना है। जो जी, भी आप उसे टैक्स देंगे वो अवाम को ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा सीधा सीधा। वो अपनी जेब से उसने एक पाई नहीं देनी, बल्कि आप 500 रुपए टैक्स लगाएंगे, वो 700-800 रुपए लेगा अवाम से, और उसमें से भी टैक्स जमा नहीं कराएगा आपके बिल्कुल, खजाने में, वो भी खा जाएगा। उसके पास बहुत तरीके हैं टैक्स जी। को जो खाने। ये है सूरत हाल इसमें। अब आपने डॉक्टर इस साहब, तरह ये तो फिर उल्टा काम नहीं हो गया कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एतमाद का वोट लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और उनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिली, सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली एक तरह से, तो वो आवाम के लिए कुछ करे। शेर रशीद अहमद जो वजीर दाखिला है, उन्होंने असम्बली के अंदर भी तकरीर करते हुए कहा पार्लियामेंट में, और उनकी तवज्जो मबजूल करवाई अवाम की तरफ और खास तौर सैलरी क्लास की तरफ ना।
तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बेहतर सिचुएशन बनेगी, लेकिन ये तो फिर दूसरी तरफ जा रही सिचुएशन सारी। देखिए, बात यह है कि शहबाज जदी जैसे लोग इन्होंने लगाए, जो कि इंतहाई कहते खूब कहते हैं कि मैं डर गया था, मैं डरपोक हूँ। लेकिन एक तरफ वो उन्होंने कोशिश ये की कि हर बंदे पर टैक्स लग जाए, जितने टैक्स बढ़ा सकता था उसने बढ़ाए, हाँ और जो है अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं देखते कि ये पॉलिसीज लाना चाहते हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हैं, जहाँ पे यहाँ से तनख्वाहें उनकी और जी, उनकी जो कई इनकम गुना है ज्यादा। वो 20 गुना 50 गुना ज्यादा है। अच्छा, फिर वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। वेलफेयर अगर आप स्टेट्स। इंग्लैंड की मिसाल ले लें, वो वेलफेयर स्टेट है। वहां जो बेरोजगार है उनको इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है कि यहाँ का प्रेसिडेंट उतनी तनख्वाह नहीं लेता। जी, तो उनकी इलाज उनका फ्री होता है, उनकी बच्चों की तालीम फ्री होती है, वहां पे पेंशन बड़ी मिलती है। बड़ी मराहत। ठीक है ना जी जी। आप पॉलिसीज वहां की ले आए, टैक्स उनकी तरह कलेक्ट करें, और आगे से उनको जो है वो सड़क पे ले आए अवाम को। ये होता है जब इंसान का जो है ना ये दिमाग इस्तेमाल ना करे, आप उसको टारगेट इतना बड़ा दे दें कि वो जिस तरह भी हो लोगों का खून चूस कर उस टारगेट को पूरा करके दिखाया कि देखो जी मैंने बड़ा तीर मार लिया, मैंने 5,000 अरब जो है वो जमा कर लिया टैक्स, और पिछले वाले नहीं कर सके थे। ये जी उस वक्त होता है जब ऐसे लोग पावर में आ जाएं, या उनको जो है ऐसी पोस्टों पे बिठा दिया जाए जिसके वो अहल ना हो, जिसमें उनकी सलाहियत ना हो, उनकी तालीम ना हो, अगर तालीम हो भी तजर्बा ना हो, तजर्बा और तालीम दोनों हो तो उनका उनके अंदर विजडम ना हो, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो, उनको पता ना हो कि वो कंपेयर ना कर सकें, एनालाइज ना कर सकें कि जी जी। बाहर के मुल्कों में जो है अगर ये टैक्सेस इस तरह लिए जाते हैं तो आगे वो उन मुल्कों में तनख्वाहें कितनी हैं वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर उनका कोई आदमी बेरोजगार हो जाता है तो वो सड़क पर नहीं आ जाता। बिल्कुल ठीक। उसकी हुकूमत जो है उसको वेलफेयर स्टेट बनाती है। अब ये 2.5 साल से मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं। देखें, इस्लामी रियासत का नाम नहीं लेते, वरना जी इस्लामी रियासत के है ना कि इस्लामी रियासत में बनानी है, लेकिन हाँ इस्लामी रियासत की बात करेंगे तो इनको जो है वेस्ट को ये लफ्ज पसंद नहीं है, तो जी इन्होंने जी। उसकी एक नया लफ्ज निकाला है, मदीने की रियासत। क्या हाँ मदीने की रियासत क्या होगी? वेलफेयर स्टेट ही होगी ना। अभी तक उसके लिए कोई काम किया गया है? ये कल भी मैं देख रहा था, वजीर आजम साहब ने एक और कोई खैराती वो और लंगर लंगर खाने सेंटर खोल। खुलते जा रहे हैं, बस ठीक है। सारे पाकिस्तान में आप लंगर खाने खोलेंगे? सारे हम्म, पाकिस्तान को लंगर पे डाल देंगे? ये किस कदर, देखे ना, ये चीज होती है जो आपको बताती है कि इंसान का जो है ना ये आईक्यू क्या है, उसके जो बिल्कुल। है तालीम क्या है, उसका जो है समझबूझ क्या है, और उसको जो मशवरा देने वाले एडवाइजर्स हैं उनकी जो है हाँ, क्या सलाहियत। है, वो क्या सलाहियत है बताते उनकी हैं। क्या है। बिल्कुल ठीक सही। है ना। अब अगर किसी ने इनको ये मशवरा दिया है कि जी सारे मुल्क में लंगर खाने खोल दो और बस गुर्बत दूर हो जाएगी, तो हम्म। इससे अब इनको देखना ये चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेनी चाहिए, सुन्नत हाँ, देखनी चाहिए। लोगों को पाँव पे खड़े हजूर करके ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जी बेरोजगार आदमी आया और उसने ये शिकायत की कि मैं जो है बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जो है पैसा नहीं है, मेरी को मदद की जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास जो है ना कोई पैसे हैं? तो उसने बताया कि मेरे पास एक दरहम है, क्या है? तो उससे उसको एक कुल्हाड़ी कहा कि ये ले आओ, और जो है ना एक रस्सी ले आओ, और उसे कहा कि जाओ इससे जाके तुम लकड़ियां काटो और जाके बाजार में बेचो, तो इससे जो तुम्हें इनकम होगी इससे तुम अपना गुजारा पाँव पे करो। ये खड़े नहीं किया। किया कि उसको खैरात में पैसे दे देते या लंगर खाना उसके लिए खुलवा देते। जी जी। इस्लाम में ये चीज जो है ना, देखें, अगर कोई माजूर है और वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, वो एक अलग बात। तब तो आप उसको जो है ना इस तरह जी की चीज दें। लेकिन जो मजदूरी कर सकता है, करना चाहता है, उसको आप जी मजदूरी दें, उसको जी। काम दें, उसके लिए काम के मौके पैदा करें, उसको फैसिलिटेट करें कि वो जो है काम करे, बजाय इसके कि उसको आप लंगर खाने पे डाल दें ताकि वो जो है कुछ भी ना करे, और जब वो खाने का वक्त तो वहां से आकर खाना खा ले। तो ये एक गलत पॉलिसी है और इसका बड़ा बुरा असर होगा। आप ये समझ रहे हैं इस तरह चंद लोगों को खुश कर देंगे, आप तमाशा देख लेंगे। जैसे ही अब इलेक्शन में आप अवाम के सामने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो 2.5 साल में किया है उसका नतीजा क्या है, क्या वो सही पॉलिसीज थी, या फिर वो है कि जैसे हम लोग इनकी भलाई के लिए बातें करते हैं। देखिए, जी हम किसी बिल्कुल के सही। खिलाफ नहीं। हम तो हमें तनकीद पता बना है कि तनकीद कितनी नहीं कर रहे। लूटमार की गई है पिछले हाँ 10 सालों में, 50 सालों में, 30 40 सालों में। हमें अच्छी तरह पता है किस किसने लूटमार की है। यही जी गिलानी साहब जो हैं, जी जी। गिलानी साहब के भुट्टो अपना मुशर्रफ साहब के जमाने में 450 रुपए रेट था गंदम का, जो जी खरीद का रेट होता है हुकूमत का, 450 रुपए था। 13 रुपए किलो आटा था। गिलानी साहब आए, जमींदार है ना ये, इन्होंने 450 वाला 900 रुपए का कर दिया, जिससे कि आटे की कीमत डबल हो गई। ठीक है जी, गंदम की कीमत डबल की तो आटे की कीमत जो है 13 से 26 रुपए हो गई। ये आए जनाब PMLN वाले, जी इन्होंने जी। उसको 1350 कर दिया।
1350 से 1500 1600 तक, और ये अब आए हैं तो अब तो 2000 की जो है रेट चला गया है, 1600 से 2000 1800 ये रेट चल रहा है। जी जी। तो इन लोगों ने इस तरीके से हर चीज की कीमत बढ़ाई, क्योंकि ये आपकी जो असेंबली है इसमें सारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, सारे सरमायादार बैठे हुए हैं, ये अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अब देखिए ना, जो एग्रीकल्चरल इनकम है अरबों रुपया कोई कमाता है बड़ा जमींदार, उसको एक पैसा टैक्स नहीं देता, लीगली उससे आप टैक्स ले ही नहीं सकते, उसको एग्जम्पशन है। डॉक्टर बशार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मैं अदा करता हूं, क्योंकि आपने टाइम निकाला और बड़ी अहम बातें जो है वो की। नाज़रीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, इसमें हमने जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जिसमें सैंड के वाले से हमने बात की, चेयरमैन सैंड का इलेक्शन है जो कि फ्यूचर के बारे में फैसला करेगा। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, एक्चुअली वो सेट करेगा कि आने वाला वक्त जो है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए कैसा होगा, उसमें अपना टेन्योर वो पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अगर कर सकेंगे तो कितनी दिक्कतों के साथ करेंगे। ये कल चेयरमैन सैनेट का और डिप्टी चेयरमैन सैनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हमारी दुआ है कि जो मुल्क और कौम के मफाद में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आएँ, ताकि मुल्क और कौम को फ़ायदा हो, स्टेबल गवर्नमेंट्स रहें। और एट द सेम टाइम हम इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी बात उन तक जाती है या उनके जो डिसीजन मेकर्स उनके साथी उन तक जाती है, कि हम तो ये समझ रहे थे कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लिया है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ये कोई ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आम आवाम जो उनको रिलीफ मिलेगा। तो अब तो जो सिचुएशन ये जैसे हम नज़र आ रही है स्टेट बैंक वाली या टैक्सेस वाली, तो ये तो डिफरेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। इससे मेरा ख्याल है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है आवाम के अंदर जो इस गवर्नमेंट का है, वो मेरा ख्याल नहीं बढ़ने लगा, बेहतर नहीं होने लगा, मेरा ख्याल है। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि उनको ये मैं ये समझता हूँ, मेरी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनको ये इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। अगर इनकी ये गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है किसी वजह से, तो दोबारा इलेक्शन में वापस आने का इम्कानात जो हैं, वैसे तो अल्लाह करने वाला है, पता नहीं आ ही जाए, लेकिन बाज़ाहिर जो है लगता है वो नहीं, शायद ना आ सके। तो इनको चाहिए कि ये जो गनीमत जाने जो टाइम बच गया है, और इस टाइम के अंदर वो तमाम कंक्रीट स्टेप्स ले। आप देखिए कामरान खान जो हैं दुनिया न्यूज़ वाले, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने भी एड्रेस किया है इमरान खान साहब से और उनको रिक्वेस्ट की है। हालांकि आप देखिए कि वो भी आमतौर पर पीटीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट ही करते रहे, जैसे डॉक्टर साहब आप और मैं, हम सपोर्ट करते रहे हमेशा पीटीआई गवर्नमेंट को। लेकिन अब जो है अगर हम उस पर तनकीद कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये थोड़ा सा उसको अपना रिव्यू करें, अपनी पॉलिसीज को, और इसको अपने जो सिमत दुरुस्त कर लें, ताकि दोबारा जो गवर्नमेंट है वो चोरों के पास ना चली जाए, लुटेरों के पास ना चली जाए, डाकों के पास ना चली जाए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।